हेलो दोस्तों, 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों को आज अपन फर्स्ट ग्रेड के लेवल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड का मतलब है कि हम संपूर्ण बहुत सारा मैटर एक साथ लेकर चलेंगे और आने वाले प्रश्नों में से और जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी को समेत लेकर के पढ़ाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास आपको भारत के जो केंद्र की भर्तियां हैं उन सभी में आपके काम आने वाला, चाहे रेलवे की हो, एसएससी, जीके में आपके ये काम आएगा। और 16 महाजनपद से हर में एग्जाम में प्रश्न निकलते हैं। इसमें आपका राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी हर एग्जाम में इस वीडियो की और 16 महाजनपद की महत्वता रहेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं। 16 महाजनपद प्रारंभ से लेकर अंत तक अपन सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं अपन 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद का जो निर्माण हुआ वो जन से धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ। पहले ऋग्वैदिक काल या उससे पहले के जो लोग थे कबीलों में ब्राह्मणशील अवस्था में थे। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो चलते रहते थे और संगठन में कबीले में रहते और धीरे धीरे कबीले ने जन का रूप निर्माण किया और उस जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हमें महाजनपद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि महाजनपद का उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है और ब्राह्मण ग्रंथों को उत्तर वैदिक कालीन माना जाता है। तो उस समय जब हमारे 16 महाजनपद थे उस समय की हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ये कब की घटना है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। तो 16 महाजनपदों का अपन देखेंगे। तो देखिए, भारत के संस्कृति की बात कर रहे हैं अपन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का जो प्रारंभ है, किसका? भारत के सांस्कृतिक इतिहास का जो प्रारंभ है अति प्राचीन काल से होता है। अब ये कैसे होता है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं सांस्कृतिक इतिहास की और भारत का जो संस्कृति है वो इतिहास कब से प्रारंभ होता है? अति प्राचीन काल से। हम इसको हड़प्पा काल में भी चले जाएंगे, वहां हमें शिव की मूर्ति मिली है हड़प्पा काल। तो हम कह सकते हैं उससे पहले के भी हमें पाषाण काल से कुछ चित्रित अवशेष मिलते हैं। प्रकृति पूजक है सनातनी भारतीय। तो इसकी संस्कृति, जो हमारी जो संस्कृति है धार्मिक है वो, और उसके साथ में जो हमारे सभ्यताएं हैं ये सभ्यताओं से भी पुरानी। तो हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन अर्वाचीन है। कभी इकबाल ने कहा कि रोम, यूनान, मिस्र सब मिट गए यहाँ से, कि कुछ हस्ती है कि भारत की मृत्यु, कि हमारी मृत्यु नहीं। तो हम देखते हैं भारत की जो संस्कृति है उसके साथ की जो रोमन संस्कृति थी, यूनानी संस्कृति थी, मिस्र संस्कृति, वो सारी संस्कृतियां समाप्त हो गई। लेकिन हमारी संस्कृति उस समय में थी जो संस्कृतियां समाप्त हो गई और आज भी हमारी संस्कृति मौजूद है। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है? अति प्राचीन, अति प्राचीन काल से बहुत लंबे समय से चली आ रही है। आशा है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं संस्कृति की बात में, वही भारत की बात करें। भारत का राजनीतिक जो इतिहास है उसका आरंभ कब से मानते हैं? इसके आरंभ का एक समय है, भारत के राजनीतिक इतिहास का समय जो इतिहासकार मानते हैं उस बात को अपन करेंगे। भारत का राजनीतिक इतिहास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब से? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से मानते हैं, यानी कि 650 ईसा पूर्व से इसको माना जाता है।
650 ईसा पूर्व से पहले का नहीं मानते। कहते हैं जो राजनीतिक इतिहास है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, पद्मानंद, उस जो बड़े बड़े राजाओं ने राज्य स्थापित किया, उसको 650 से पहले नहीं मानते। हम देखते हैं मौर्य वंश से पहले नंद वंश, हर्यक वंश, और हम उससे आगे जाते हैं तो हमें वहां नहीं जाया जाता, तो वहीं पर हमको रुकना पड़ता। अगर हम उससे आगे जाते हैं तो हम महाभारत काल में चले जाते हैं। फिर कहते हैं अगर उस बात को मानेंगे तो इतिहासकारों को महाभारत को इतिहास में डालना पड़ेगा, तो इसलिए उसको नहीं माना गया। चलिए अपन वहां चर्चा नहीं करेंगे, तो अपन यही बात को मानेंगे। भारत की राजनीतिक इतिहास का आरंभ कब से, अगर हम प्रश्न आता है कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो कब से माना जाता है, तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से, या अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं 650 ईसा पूर्व के पहले नहीं, इसके बाद में ही माना जाता है। तीसरा पॉइंट है ऋग्वैदिक आर्य अनेक घुमंतु, घूमने मैंने कहा भ्रमणशील जन छोटे छोटे कबीले में जन्म में विभक्त थे, बटे हुए थे। एक कबीला आगे गया, दूसरा कबीला उसके पीछे आया। जहां कबीला टिक गया वही उनकी आवश्यकता की पूर्ति वहीं से करनी होती थी। उस समय जो धन की वस्तु मानी जाती थी, गाय मानी जाती थी। गाय की लड़ाई, गवेष्टियों की लड़ाई होती थी, तो गाय के लिए लोग लड़ते थे। दूध दही को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता था, है ना। तो उस समय जमीन की लड़ाई नहीं थी, तो जंगल था, और जंगल में आर्य जो थे, सबसे पहला वेद जो है, प्रथम वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में की रचयिता कौन है? आर्य हैं। आर्य अनेक घुमंतु, घूमने वाले, विचरण करने वाले, घूमने वाले, है ना, जन में छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे, बटे हुए थे। चौथा पॉइंट देखते हैं अपन, जनपद का वर्णन हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता। क्या बात बोली मैंने? जनपद का वर्णन हमें ऋग्वेद में, जनपद का वर्णन हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता। तो ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? जन का। किसका वर्णन मिलता है? जन, छोटे छोटे कबीलों का। पद माने स्थायी रूप से जहां लोगों का निवास हो, और महाजनपद में जिसमें गांव, नगर और उसमें सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं, उसे महाजनपद कहेंगे। जन छोटा कबीला, जनपद से बड़ा स्थान, स्थायी निवास करने वाला। तो हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल में हमें स्थायी निवास के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, तो जनपद का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता। प्रश्न बन सकता है कि जनपद का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है या नहीं मिलता, तो जन का मिलता है, जनपद का नहीं मिलता। जनपद माने स्थायी राज्य, जनपद माने स्थायी राज्य। जन का अपन ने उल्लेख कहा क्या है? घुमंतु, घूमने वाले स्थानों में। पांचवा है जनपद का सर्वप्रथम, जनपद। अब देखिए ऋग्वेद में अगर जनपद का उल्लेख नहीं मिलता तो कहां मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है, वर्णन है, वो कहां मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। कहां? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और नोट, ब्राह्मण ग्रंथों को उत्तर वैदिक कालीन माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ कब के हैं? उत्तर वैदिक कालीन मानते हैं। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 600 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर के 600 तक या 500 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के समय तक जनपदों का, जब महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का उदय हुआ, समय तक जनपदों का पूर्ण विकास हो गया था।
महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय भारत में बड़े बड़े महाजनपद थे और महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी में माना जाता है। तो उस समय जनपदों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। बुद्ध जन्म के समय भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। हमारे भारत में कितने थे? 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें यहाँ इन ग्रंथों से मिलती है, जिसमें पहला ग्रंथ है सूत पिटक। कौन सा ग्रंथ है? सूत पिटक। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये त्रिपिटक कहते हैं। ये किसका? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये त्रिपिटक 3 पिटक हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। लेकिन हमें जनपदों की जानकारी मिलती है तो कहां से मिलती है? सूत पिटक का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगूर का, अंगुत्तर निकाह, निकाह माने विवाह, विवाह मत कहना, निकाह माने विवाह होता है। तो अंगूर का विवाह नहीं कह सकते कि अंगूर का विवाह हो गया, है ना। तो याद रखना आपको, अंगूर का विवाह। तो अंगूर के विवाह से क्या रखोगे? अंगुत्तरी निकाय। क्या है? अंगुत्तरी निकाय से हमें मिलती है। अंगुत्तर निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म ग्रंथ अधिकांश उस समय पाली भाषा में लिखे गए। उस समय की जो प्रमुख भाषा थी पाली भाषा थी। जैन धर्म ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। और अंगुत्तर निकाय की जो सूची है वो सर्वाधिक प्रमाणिक है। अंगुत्तर निकाय की सूची कैसी है? सर्वाधिक प्रमाणिक सूची में इसको माना गया है। अगला है महावस्तु। ये भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है और महावस्तु में भी हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। हमें ये सूची वहां प्राप्त होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। और उसमें अंतर क्या है? इस महावस्तु में, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महावस्तु, इसमें गांधार को शिवी कहा गया है। गांधार को क्या कहा? शिवी कहा गया है। और कम्बोज के स्थान पर दसाण शब्द का उल्लेख है। तो वहां शिवी, गांधारी, गांधार से आपको देखेंगे महाभारत में गांधारी, और उस शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पति अंधे थे तो उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, है ना। तो शिव भक्ति थी। कम्बोज को कम करना सबसे अंतिम है, उसे दसाण कहा गया है। अगला ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इस भगवती सूत्र की जो भाषा है वो भाषा है प्राकृतिक भाषा। यह ग्रंथ किसका है? जैन धर्म ग्रंथ है। भगवती सूत्र जो है यह जैन धर्म ग्रंथ है। जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। और सबसे प्रमाणिकता की अब बात करें तो हमें पेपर में या तो सूत पिटक का अंगुत्तर निकाय मोस्ट है, ये पूछा जाता है, या आपको भगवती सूत्र से बारे में पूछा जाता है, ये मोस्ट है। बाकी के में औरों का विस्तार से, इसलिए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में कहीं और विस्तार से पूछा जा सकता है, इसलिए अपने और चीजें भी इसमें ऐड की हुई हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो आपको सूत पिटक और अंगुत्तर निकाय, बस यहाँ तक। अंगुत्तर निकाय की भाषा कौन सी? पाली। सर्वाधिक प्रमाणिक सूची इसको मानते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ ये है, यहाँ तक। और उसके बाद में सीधे आप भगवती सूत्र में आ सकते हैं जहां 16 महाजनपदों का वर्णन है और इसे जैन धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। अगला है चूलिनी देश। जैन धर्म के अंदर अब इससे एक्स्ट्रा चूलिनी देश, चूलिनी देश,
इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है? इसमें गांधार को यौन कहा गया है। गांधार को क्या कहा गया है? यौन कहा गया है। चुन लीजिए। देखिए, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा। आप अनेक जगह देखेंगे और सारी चीजों की स्थिति आपको यहां पर प्राप्त होगी। अगला है जनव सन सूत्र। जनव सन सूत्र में हमें 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनव सन सूत्र में हमें 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हम एक ग्रंथ और ले सकते हैं, शिल्पाधिकारम, जिसमें हमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। शिल्पाधिकारम क्या है और कहां का ग्रंथ है? शिल्पाधिकारम तमिल ग्रंथ है, दक्षिणी भारत का ग्रंथ है। याद रखेंगे आप शिल्पा शेट्टी से। शिल्पा है ना, शिल्पा कैसे लिखेंगे? शिल्पा दी, शिल्पा दी, दी यानी दीदी, दीदी में कहना पूरा दी, शिल्पा, शिल्पा नाम का शिल्पा दी। कारम यानी कि कार में, शिल्पा दी कारम, शिल्पा दी कारम यानी कि कार में, शिल्पा दी कार में। तो आपको शिल्पा से कह रहे हो शिल्पा दी कार में, यानी कि मैं कार में, कार में। तो आपको याद रखना है शिल्पाधिकारम, 3 जनपदों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। शिल्पाधिकारम। अब देखिए शिल्पाधिकारम, इसमें 3 जनपद, 3 महाजनपदों का उल्लेख है। 3 जनपद कौन कौन से हैं? अवंती, अवंती, वत्स, मगध, तीनों का उल्लेख है। ये ग्रंथ कौन सा है? तमिल ग्रंथ है। तमिल, तमिल ग्रंथ है ना? तमिल, 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 तमिल शिक्षा नहीं, तमिल ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम तमिल ग्रंथ है जिसमें 3 जनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है।